तो अनर्थ हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बार मेंशन कर सकते हैं। संजना, जगरूप, हरमनप्रीत और प्रभजोत, रितु रानी, मधु, संजना, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको अभी? अभी ऑडिबल है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉल्ट एंड फ्रैक्चर। तो उसके बारे में सिंपल, जब आपकी टेंशनल फोर्स लगती है, पहले फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि जो फोर्स थी वो दोनों एक दूसरे की तरफ लग रही थी, बट आप देख लीजिए इट इज दी क्रस्ट। सो क्रस्टल पार्ट जो है, अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगती है तो बीच में से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। और क्रैक हमेशा उस एरिया में जब आपका डेवलप होता है जहाँ पे देयर इज जोन या फिर लाइंस ऑफ वीकनेस, तो वहां से ये क्रैक हो जाता है। और जहाँ पे क्रैक हो रहा है उसी को बोल रहे हो फॉल्ट या फ्रैक्चर। अब इसमें से एक, जब ये पार्ट एक दूसरे से अलग होकर मूवमेंट करना लगते हैं तो उससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो जब ये पार्ट्स एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड दे विल मूव अपार्ट, उसे कहेंगे कि दीज आर दी ब्लॉक माउंटेन्स। और बीच में जो ये एरिया है दैट इज दी एरिया ऑफ लाइन या फिर जोन ऑफ वीक रॉक्स, इसको कहेंगे आप रिफ्ट वैली, या फिर दूसरा नाम भी है इसका, वो हम देखेंगे बाद में। इससे रिफ्ट वैली बनती है। सो फॉल्ट से रिफ्ट वैली बनती है और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो अभी आपने इसके बारे में लिखना है कि क्या होता है फॉल्ट। चलिए भाई, तो लिखिए फॉल्ट या फ्रैक्चर। Faulting is generally caused due to faulting is generally caused due to faulting is generally caused due to tensional force. Faulting is generally caused due to tensional फोर्स। तो फोल्डिंग जो है टेंशनल फोर्स से होती है। टेंशनल टेंसाइल सेम ही होती है। हाँ जी, टेंसाइल टेंशनल सेम फोर्स होती है। उधर ही टेंसाइल फोर्स जो होती है ज्यादा इसमें नहीं, टेंसाइल फोर्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि आप किसी चीज को कितना ज्यादा खींच सकते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो, बट टेंशनल फोर्स अलग है। फोर्स का मतलब है टेंसाइल जो आप बात करें वो स्ट्रेंथ होती है कि किसी चीज को कितना ज्यादा खींचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड लीजिए, गोल्ड का अगर आपके पास 1 ग्राम है तो गोल्ड को आप खींच खींच के तार बना सकते हैं। वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, कितना खींचा जा सकता है। तो टेंशनल फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। उसमें भी टेंसाइल फोर्स में दोनों साइड से आपको खींचना पड़ता है, बट टेंसाइल जो आप जो शब्द यूज करते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे फोर्स के लिए यूज किया जा रहा है। सो फोल्डिंग इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू टेंशनल फोर्स, फुल स्टॉप। Faulting represents a crack in the rocks. Faulting represents a crack in the rocks. Faulting represents a crack in the rocks along the lines or zones of weakness. Faulting represents a crack in the rocks along the lines or zones of weakness. ब्रैकेट में लिखिए joints, ब्रैकेट में लिखिए joints। तो जो आपका ये फॉल्टिंग है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी न किसी चट्टान के बीच में वहां पे कोई क्रैक है, और ये क्रैक कहाँ पे होगा, जहां पे भी देयर इज अ लाइन ऑफ वीकनेस या फिर जोन ऑफ वीकनेस या फिर जिसे कहेंगे ज्वाइंट, जहां पे ज्वाइंट है वहां पे क्रैक पड़ेगा, राइट। फुल स्टॉप। आफ्टर ब्रेकिंग द रॉक्स और लैंडफॉर्म्स, आफ्टर ब्रेकिंग the rocks or landforms, after breaking the rocks or landforms, it will undergo displacement. After breaking the rocks or landforms, it will undergo displacement.
to give rise to after breaking the rocks or the landform, it will undergo displacement to give rise to the formation of host, HORST, host, that is ब्रैकेट में ब्लॉक माउंटेन्स होस्ट एंड ग्रेविन that is rift valley, ठीक है। जब ये दोनों क्रैक पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ने के बाद जब मूवमेंट होती है तो उससे एक पार्ट बनता है आपका ब्लॉक माउंटेन का, दूसरा बनता है आपका रिफ्ट वैली, जो आपने डायग्राम में भी देखा था। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स आपने देखने हैं। तो सिंपल इन्होंने कहा कि फॉल्टिंग जो है ज्यादातर उन्हीं एरियाज में होती है जहां पे देयर इज अ लाइन ऑफ वीकनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशनल फोर्स है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई है, ये इसको टेंशनल फोर्स से खींचा जा रहा है। अब जहाँ पे ये आपका वीक पार्ट है, दैट इज फॉल्ट शाफ्ट। अब इसके बाद जब रॉक्स हैं, ये these rocks drop down relative to the rocks across the fault, तो fault के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। सो ये ब्लॉक माउंटेन बनाएगा, सिंपल इसको मैं ब्लॉक माउंटेन BM लिख देता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो BM, और दिस इज रिफ्ट वैली, दैट इज RV। सो ये बीच में रिफ्ट वैली। अब फॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, तो उस हिसाब से आपने देखना टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ये देखिए पहला फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट। तो फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल फॉल्ट। टाइप्स ऑफ फॉल्ट में फर्स्ट इज नॉर्मल फॉल्ट। इसमें आप लिखिए नॉर्मल फॉल्ट में इट इज कॉज्ड ड्यू टू टेंशनल फोर्स, that is pulling apart. It is caused due to the tensile force that is pulling apart of the rocks. So it is caused due to tensile force pulling apart of the rocks, full stop. The displacement of the rock will give rise to host and gravel. The displacement of the rocks will give rise to host and gravel. Full stop. Normal fault as it is caused by tensional force, force and gravel. The normal fault as it is caused by tensional force, it will results into elongation of Earth's crust. मतलब अर्थ की क्रस्ट को ये लंबे एरिया तक फैला रहा है, क्योंकि फोर्सेस इसमें लग रही हैं, क्रस्ट को ये आगे से आगे फैलाता जा रहा है। सो इट विल रिजल्ट इनटू elongation ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट के एरिया को इंक्रीज करेगा, राइट। सो डायग्राम इसका बनाना है आपको, है ना, पिक्चर से काम नहीं चलेगा, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रस्टल पार्ट, ये आपकी क्रस्ट है, राइट। क्या हो गया, ये क्रस्टल पार्ट है। देयर आर जॉइंटेड रॉक्स, एक मिनट, देयर आर जॉइंटेड रॉक्स। अब इन रॉक्स के बीच में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ
पुलिंग अपार्ट ऑफ दी रॉक्स, दोनों रॉक्स को अलग अलग पार्ट्स में खींचा जा रहा है। सो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है दैट इज टेंशनल फोर्स इज वर्किंग ऑन दी क्रस्ट। तो टेंशनल फोर्स दोनों साइड से इसको खींच रहा है। अब हमने इसमें देखा कि जब भी टेंशनल फोर्स लगेगी देयर वुड बी क्रैकिंग ऑफ दी रॉक्स। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लाइंस ऑफ वीकनेस या फिर जोन्स ऑफ वीकनेस जहां पे ये इसको पुल अपार्ट कर देगा, दोनों साइड से कट करेगा। दीज आर दी जोन्स ऑफ वीकनेस, या फिर सिंपल लिखिए दीज आर दी लाइंस ऑफ वीकनेस। दीज आर जोन्स ऑफ वीकनेस और लाइंस ऑफ वीकनेस। तो ये से और करके लिख सकते हैं। तब दोनों साइड से जो है रॉक्स को खींचा जा रहा है टेंशनल फोर्स के कारण। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा? इट विल गिव राइज टू होस्ट एंड ग्रेवन। तो ये होस्ट एंड ग्रेवन की फॉर्म में इसको चेंज करेगा, राइट। अब आपका जो ये पार्ट है दैट इज इसको की हाल है अबुल? ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया, बैठो बैठो। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज होस्ट एंड ग्रेवन पार्ट। So this part was cut down due to intense tensional force। इसको दोनों साइड से ये कट कर रहा है। एंड अपर पार्ट जो है इसको बोलेंगे आप ब्लॉक माउंटेन। दिस इज ब्लॉक माउंटेन एंड दिस इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स। बीच में जो एरिया आपका बच रहा है दैट इज नॉर्मल पार्ट, जिसे आप कहते हैं रिफ्ट वैली। सो दिस इज होस्ट एंड ग्रेवन। तो इसको आपने कहा था रिफ्ट वैली को, दिस इज आपका होस्ट या ग्रेवन। सो दिस इज होस्ट पार्ट और ये है आपका ग्रेवन पार्ट। सो ये डायग्राम आपको बनाना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अ डायग्राम फॉर नॉर्मल फोल्ड। तो नॉर्मल फोल्ड के लिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल फोल्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइप है आपका नॉर्मल फोल्ड। दूसरा है आपके पास रिवर्स फोल्ड, उसे हम देखते हैं लेटर ऑन। तब तक आप इससे डायग्राम को कंप्लीट करिए। सो ये लाइन ऑफ वीकनेस है जहां पे दोनों साइड से इट विल पुल अपार्ट दी क्रस्ट। क्रस्ट जब यहाँ से रिमूव होगा तो ये अपर पार्ट जो है इट विल गो डाउन, क्योंकि क्रैक है। क्रैक के बाद ये अपर पार्ट जो है दिस इज ब्लॉक माउंटेन, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। नीचे का जो पार्ट है दैट इज ग्रेवन, जिसे रिफ्ट वैली या फिर आप ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। सो ये है आपके नॉर्मल फोल्ड के लिए। आपका तो पूरा ये सिलेबस। नेक्स्ट सेकंड टाइप रिवर्स फोल्ड। रिवर्स फोल्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्सेस रिवर्स लगेंगे। रिवर्स मतलब पहले अपार्ट कर रहा है फिर इट विल कम टुगेदर अगेन। ये एक टाइप से आपका कंप्रेशनल फोर्स का पार्ट बन गया। सो आप इसमें नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं दैट इज सेकंड टाइप ऑफ फोल्ड, दैट इज रिवर्स फोल्ड। सेकंड इज रिवर्स फोल्ड। सेकंड इज रिवर्स फोल्ड। इसमें लिखिए इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू compressive forces, full stop. It results into crustal shortening. It results into crustal shortening. तो इसमें क्रस्ट जो है वो शॉर्ट मीन्स क्रस्ट इकट्ठा किया जाता है। फोल्ड में क्रस्ट जो है उसको फैलाया जाता है, मीन्स उसको स्प्रेड किया जाता है लॉन्ग अपार्ट, क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे दोनों साइड से डायरेक्शन जो है फोर्स की वो एक दूसरे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे क्रस्ट जो है उसको शॉर्ट किया जाता है, मतलब उसको इकट्ठा किया जाता है। सो दिस इज कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण होता है रिवर्स फोल्ड एंड इट कॉज
so it results into crustal shortening. इसमें लिखिए विंध्या एंड सतपुड़ास एग्जाम्पल। इसमें लिखिए विंध्या एंड सतपुड़ास, विंध्या एंड सतपुड़ास, विंध्या एंड सतपुड़ास are an example of reverse fold. Vindhya and Satpura are an example of reverse fold. Vindhya and Satpura are an example of reverse fold. फर्स्ट पार्ट में आपने लिखा नहीं एग्जाम्पल, वहां पे लिखिए आप दिस पार्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपका। भदरवा रीजन ऑफ कश्मीर, भदरवा रीजन ऑफ कश्मीर, इसे कहेंगे आप दिस इज normal fault, normal fault. So Vindhya and Satpura जो है this is the example of reverse fault. reverse fault में भी डायग्राम आपका सेम रहेगा, बस आपकी जो फोर्सेस हैं वो अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। So यहाँ पे अगेन वी हैव क्रस्ट, यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मींस कंप्रेसिव फोर्सेस। सो दीज आर द कंप्रेसिव फोर्सेस, और कंप्रेसिव फोर्सेस के साथ साथ में यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर लाइंस ऑफ वीकनेस। अभी जो लाइन ऑफ वीकनेस है फिर वही उसी एरिया में ये एग्जिस्ट करेंगी बोथ साइड से, बट इसमें अभी उल्टा क्या हो जाएगा कि सॉरी लाइन ऑफ वीकनेस है, सो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेंगे। अब नहीं जाएगा ये, चलो क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रॉक्स है उनमें आपका कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेशन जब लग रहा है तो शॉर्टनिंग की जगह पे यहाँ पे जो आपकी क्रस्ट है दैट इज इकट्ठा हो रही है। सो यहाँ पे दूसरा जो आपका डायग्राम बनेगा दैट इज हाँ जी, फोर्सेस दोनों ही बराबर लग रही है बट डायरेक्शन अलग अलग है। फॉल्ट कंस्ट्रक्ट होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ वीकनेस है, हमने बात की कि ये जो रेड लाइन है दीज आर दी लाइंस ऑफ वीकनेस, जहाँ पे लाइन ऑफ वीकनेस है और आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं, फॉल्ट बनेगा, फॉल्ट बनेगा, उसी का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। फॉल्ट इसमें बनेगा दैट इज यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो अपर पार्ट जो है यहाँ पे क्रस्ट आपकी इकट्ठी हो रही है, राइट। अभी फॉल्ट जो बनेगा आपका इन लाइंस के पास बनेगा, दीज आर दी लाइंस ऑफ वीकनेस, तो यहाँ पे फॉल्ट बनेगा, राइट। अभी इसके बगल में बातें मत करिए। अब सिंपल जब देखिए ये आपका क्रिस्टल पार्ट था पूरा का पूरा। अभी हमने कहा कि देयर आर लाइन ऑफ वीकनेस, फॉर एग्जांपल एक तो कंप्रेसिव फोर्स आपकी लगती है ऑन, जैसे फोल्ड पे हमने देखा, फोल्ड माउंटेन्स में क्या है कि वहां पे लाइन ऑफ वीकनेस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, या फिर जिसे आप कहते हैं ज्वाइंट्स, वहां पे ज्वाइंट्स अवेलेबल नहीं है। ज्वाइंट्स क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि वो रॉक्स ज्यादातर आपकी ग्रेनाइट रॉक्स है। ग्रेनाइट रॉक्स जो है ये ज्यादातर आपकी कॉम्पैक्ट रॉक्स होती है। कॉम्पैक्ट मींस यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी होल स्पेस नहीं है जहाँ से आपका पानी या फिर कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस भी हैं, क्रस्ट भी है, ये एक क्रस्टल पार्ट है,
बट यहाँ पे क्रस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। बट यहाँ पे ज्वाइंट्स जहाँ पे है आपके ज्वाइंट या जैसे आप कहते हैं लाइन ऑफ वीकनेस, वहां पे क्रैक तो पड़ेगा, पर अपर पार्ट जो है वहां पे क्रस्ट इकट्ठी हो रही है, राइट। सिंपल, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, बट ये पूरे के पूरे जहाँ पे क्रैक ये पड़ रहा है उस क्रैक में हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी क्रस्ट एक अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में क्रस्ट पूरी इकट्ठी हो जा रही है। नीचे वाले पार्ट में जो आपका ये क्रैक बन रहा है, दिस इज, ये जो लाइन है दिस इज क्रैक, और यहाँ पे भी ये एक टाइप से फ्रैक्चर है। जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, अब लोअर पार्ट जो है इसको आप कह रहे हैं दिस इज रिफ्ट वैली, और जो बीच में पूरी की पूरी क्रस्ट होकर एक माउंटेन बना रही है उसे कह रहे हैं हम ब्लॉक माउंटेन। सो दिस इज दी ब्लॉक माउंटेन, और जो नीचे के पार्ट है इसे कहेंगे आप रिफ्ट वैली, ठीक है। सो BM इज ब्लॉक माउंटेन, और जो आपका RV है दैट इज रिफ्ट वैली। कंप्रेसिव फोर्सेज आपकी फोल्ड माउंटेन पे भी लगती है, पर फोल्ड माउंटेन में वहां पे जो ये लाइन ऑफ वीकनेस या फिर जिसे आप जॉइंट्स कहते हैं, वहां पे जॉइंट्स अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे जॉइंट्स है इसलिए यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है। बीच का पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ को क्रस्टल शॉर्टनिंग, मतलब क्रस्ट जो है वो फोल्ड हो रही है, इकट्ठी हो रही है और ऊपर चली जा रही है, बट इसका अपर पार्ट हो दैट इज फ्लैट, तो मतलब ये प्लेटो बना रहा है। माउंटेन्स में आपने क्या देखा है, माउंटेन्स आर लाइक दिस, ये अपर पार्ट जो है कभी फ्लैट नहीं होता, कॉनिकल शेप में होता है, बट ये कभी भी आपको अपर पार्ट जो है फ्लैट देखने को मिलेगा। बट दिस इज अपर पार्ट जो कि फ्लैट है क्रैक की वजह से, और नीचे वाले पार्ट जो है जिसे रिफ्ट वैली आप कहेंगे। दोनों साइड पे यहाँ पे रिफ्ट वैली है, समझ गए। सो विंध्या सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा क्या है, दोनों ही आपका प्लेटो रीजन बढ़ जाता है। सो इसलिए ब्लॉक माउंटेन है, नीचे वाले जो पार्ट है दैट इज रिफ्ट वैली। विंध्या सतपुड़ा के बीच में से दो नदियां बहती हैं, राइट, नर्मदा एंड ताप्ती। तो नर्मदा एंड ताप्ती जो है दोनों ही रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, वहां पे विंध्या एंड देन सतपुड़ा है। तो एक नदी बीचों बीच बहती है, एक दूसरे के नीचे बहती है। सो लेटर ऑन हम जैसे देखेंगे आपका जो इंडियन ज्योग्राफी आएगा उसमें। नेक्स्ट आपके पास जो फॉल्ट है दैट इज स्टेप फॉल्ट। नेक्स्ट इज स्टेप फॉल्ट। इसका पिक्चर देखना चाहे पिक्चर देख सकते हैं आप PDF में। सो ये आपका नॉर्मल फॉल्ट था जहां पे दोनों अलग अलग साइड पे लग रहे हैं, ये हैंगिंग वैली है, ये अपर पार्ट है, बीच में से आपकी फॉल्ट प्लेन। नेक्स्ट है रिवर्स फॉल्ट। तो यहाँ पे रिवर्स फॉल्ट, ये तो स्टेप फॉल्ट आ गया, दिस इज रिवर्स फॉल्ट, बट ऐसा जो इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है ये। नेक्स्ट है आपके पास स्टेप फॉल्ट, जहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, जैसे आप डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं, मतलब सीढ़ियों की तरह आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप फॉल्ट। थर्ड पार्ट स्टेप फॉल्ट। आगे लिखिए इसी में ही, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स अकर वर्टिकली, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स occurs vertically, if displacement of the rocks occurred vertically in the same direction, displacement of the rocks occur vertically in the same direction, it will give rise to step fault. If the displacement of the rocks occur vertically in the same direction, it will give rise to step fault. Again यहाँ पे दोनों साइड से टेंशनल फोर्स लग रही है, बीच में आपकी क्रस्ट है। अब क्रस्ट में ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकली नीचे की तरफ को लग रही है और सेम डायरेक्शन में लग रही है, राइट, दोनों साइड से। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, कंप्रेसिव बना दिया है। सो दोनों साइड से यहाँ पे आपकी जो फोर्सेस हैं दैट आर टेंशनल फोर्सेस, और बीच में से ये वर्टिकली लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स की वर्टिकली ऊपर से नीचे तक और सेम डायरेक्शन में लग रही है, इसको कहेंगे आप स्टेप फॉल्ट। आगे लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए इसका एग्जाम्पल, फिर डायग्राम। एग्जाम्पल लिखिए, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जो आपके वेस्टर्न घाट है उसका ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज आपका स्टेप फॉल्ट, जिसे आप डेक्कन ट्रैप कहते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज
Deccan traps. Therefore they are known as Deccan traps. Therefore they are known as Deccan traps because traps in the Swedish language, traps in the Swedish language means staircases. Traps in the Swedish language means staircases, मतलब पौड़ियां हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सीढ़ियां हैं. Traps in the Swedish language means staircases. Staircases. हाँ जी क्या करें? Traps in the Swedish language means staircases. लास्ट लाइन आई थी. अब यहाँ पे दोनों साइड पे आपकी कंप्रेशनल फोर्सेस लग रही हैं. सो अब क्या होगा? अपर पार्ट टूटेगा, देन इट विल फॉर्म लाइक दिस. फिर एक और ट्रैप, सॉरी बराबर हो गया ये लगभग. दिस इज एक और ट्रैप एंड देन दिस ट्रैप. सो ये प्लेन के हिसाब से अलग अलग ट्रैप्स यहाँ पे बनते जाएंगे, राइट. सो इट विल ब्रेक दी लाइंस ऑफ वीकनेसेस. जहाँ पे भी आपका रॉक्स का वीकनेस का पॉइंट है वहां से टूटते जाएंगे और ये ट्रैप की फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में चले जाएंगे. सो इसे आप कहेंगे दिस इज डेक्कन ट्रैप्स. बाकी आपकी पीडीएफ की जो डायग्राम है उसमें भी ऐसे ही ट्रैप्स बना रखे हैं. सो दिस इज डेक्कन ट्रैप्स. स्टेप फोल्ड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू? हाँ, ये प्लेटो का ही एग्जांपल है जो आप कह रहे हैं कि जहाँ पे रिवर्स फॉल्ट है. ये प्लेटो का एग्जांपल है जहाँ पे हमने लिखा विंध्य एंड सतपुड़ा इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स फॉल्ट. हो गया, डन है. तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेप्स हैं. दोनों साइड पे आपके जो ये वर्टिकली सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, फोल्ड करते जा रहा है. एंड दैट्स इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट है लेटरल फोल्ड. दिस इज फोल्ड टाइप. पहला फोल्ड है आपका नॉर्मल फोल्ड. यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, दिस इज नॉर्मल फोल्ड फर्स्ट टाइप, जहाँ पे दोनों रॉक्स टूट रही हैं. ये जो अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, इन दोनों के बीच में दिस इज रिफ्ट वैली और ये आपका बन जा रहा है ब्लॉक माउंटेन. रिवर्स फोल्ड में अगेन एक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा जिसको आप ब्लॉक माउंटेन कह रहे हैं. नीचे का जो पार्ट है दैट इज रिफ्ट वैली. बट ये पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम के थ्रू बहुत फर्क रहता है. नेक्स्ट आपके पास स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट, जिसमें से एक आपका राइट जिसे सिनिस्ट्रियल कहते हैं और दूसरा वो हम लेटर ऑन करते हैं. बट अभी आपके पास दो हमने फोल्ड कर लिए हैं. सो अभी फिलहाल आपने स्ट्राइक एंड स्लिप फोल्ड जिसे आप कहते हैं लेटरल फोल्ड. तो अब नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ फोल्ड है दैट इज लेटरल फोल्ड. नेक्स्ट टाइप है दैट इज लेटरल फोल्ड. फोर्थ है, फोर्थ टाइप है लेटरल फोल्ड. लेटरल फोल्ड चेतना जी, फोर्ट माउंटेन आपने अभी क्लास स्टार्ट की आपने? लेटरल फॉल्ट, इसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट, इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट movement either occurs horizontally. In this type of fault, movement either occurs horizontally, movement either occurs horizontally to the left or to the right. Movement either occurs horizontally to the left or to the right, to the left or to the right. तो या तो ये मूवमेंट
सिंपल, पहली तो मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, या तो ये लेफ्ट साइड में होगा या तो ये राइट साइड में होगा। फुल स्टॉप। राइटवर्ड मूवमेंट इज नोन एज डेक्स्ट्रल फोल्ड, ऐसे लिखिए, राइटवर्ड मूवमेंट इज नोन एज डेक्स्ट्रल फोल्ड, डेक्स्ट्रल फोल्ड। तो राइटवर्ड मूवमेंट जो है उसको कहेंगे डेक्स्ट्रल फोल्ड, वेयर एज लेफ्टवर्ड मूवमेंट इज नोन एज सिनिस्ट्रियल फोल्ड। ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में से भी दो प्रकार की मूवमेंट है, या तो राइट साइड पे होगी या तो लेफ्ट साइड पे होगी। अगर राइट साइड पे है तो डेक्स्ट्रल है, अगर लेफ्टवर्ड है तो इसे सिनिस्ट्रल कहेंगे। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इन सच काइंड ऑफ फॉल्ट सिस्टम, there is a formation of long, in such kind of fault system there is formation of long narrow rift valleys, तो ऐसे फॉल्ट सिस्टम से लॉन्ग नैरो रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है, या फिर उनका फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें अब हम सीधा एग्जांपल जो लेंगे वो लेंगे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। लिख लिया यहां तक। सो यही है, इसको कहते हैं, आप लिखिए, एक और लाइन लिखिए साथ में, lateral fault is also known as strike slip fault. Lateral fault is also known as strike slip fault. तो lateral fault का दूसरा नाम जो है that is strike slip fault. तो ये कह रहे हैं कि या तो डायरेक्शन जो है इसकी सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन आपकी राइटवर्ड होगी, एक आपकी लेफ्टवर्ड होगी, या तो फिर ये लेफ्टवर्ड जाएगा या फिर राइटवर्ड जाएगा, दोनों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन होगी। अब जो लेफ्टवर्ड है उसका नाम है सिनिस्ट्रल, और जो राइटवर्ड है उसका नाम है डेक्स्ट्रल। सो इन सबको छोड़िए और अभी आप आइए, इस पर डायग्राम है, तो रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया, इसमें है नहीं, दिस इज रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया। आप पहले लिखिए एग्जाम्पल इंडिया का, फिर इंटरनेशनल लिखते हैं। तो आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे लिखिए रिफ्ट वैली इन इंडिया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज रिफ्ट वैली इन इंडिया। जिसे एक टाइप से आप दरार घाटी भी कहते हैं, मींस गैप या फ्रैक्चर की वजह से बनी। सो दिस इज रिफ्ट वैली इन इंडिया। इसमें लिखिए विंध्या एंड सतपुड़ास आर एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। विंध्या एंड सतपुड़ा आर एन एग्जांपल ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा आर एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली, सॉरी रिफ्ट वैली नहीं, ब्लॉक माउंटेन, उल्टा लिखवा दिया मैंने आपको। विंध्या एंड सतपुड़ा आर एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, while नर्मदा एंड ताप्ती flows through rift valley. नर्मदा एंड ताप्ती flows through rift valley. After originating from Amarkantak Plateau. After originating from Amarkantak Plateau.
after originating from Amarkantak plateau, Amarkantak plateau, and they flow between Vindhya and Satpura. After originating from Amarkantak plateau, they flow between Vindhya and Satpura. They flow between Vindhyas and Satpuras. Full stop. रिवर तापी या ताप्ती जिसे कहते हैं आप, रिवर तापी flows through Rift Valley. River Tapi flows through Rift Valley. Flows through Rift Valley. South of Satpuras. After originating from south of Satpuras, after originating from Multai Hills, Multai, Multai Hills. तो जो आपकी रिवर तापी है ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और कहाँ पे, सतपुड़ा के साउथ में, और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, मुल्ताई हिल से, राइट। फुल स्टॉप के बाद लिखिए अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स which flows through other important rivers which flows through Rift Valley are other important rivers which flows through Rift Valley are River Son and Damodar. Other important rivers which flows through Rift Valley are River Son and Damodar. रिवर सोन एंड दामोदर। तो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो नदियां रिफ्ट वैली या दरार घाटी से होकर बहती है उसमें से रिवर सोन है, दूसरी दामोदर है। सो ये रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया। नर्मदा कहां से निकल रही है, अमरकंटक से, और विंध्या और सतपुड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से बहती हुई जा रही है। दूसरी जो नदी है दैट इज आपकी तापी या ताप्ती जिसे कहते हैं, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मुल्ताई हिल्स और आगे चलकर ये साउथ ऑफ सतपुड़ा से बहते हुए जा रही है, राइट। सो ये दो नदियां हैं आपकी रिफ्ट वैली की। उसके अलावा जो है दैट इज रिवर सोन एंड दामोदर। दामोदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि मिनरल रिच रीजन जो है आपका छोटा नागपुर प्लेटियो, वहां से ये बहते हुए जाती है, ठीक है। सो चार नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। नर्मदा तापी मेजर हैं और सोन और दामोदर माइनर रिवर्स हैं। सो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था इंडिया का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू राइन रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल नंबर 2 इज राइन रिफ्ट वैली, रिवर राइन एंड रोन। आपको मैंने करवाया था ये मैप पॉइंटिंग में। सो राइन रिफ्ट वैली, सो रिवर राइन ऑल्सो फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली रीजन, ये भी दरार घाटी से ही बहती है। अब देखिए इट इज द मोस्ट वेल डिफाइंड रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली। इट इज द मोस्ट वेल डिफाइंड रिफ्ट वैली बिटवीन most well-defined rift valley between Vosges, 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 ब्रैकेट में लिखिए माउंटेन ऑफ फ्रांस। वॉस्गस क्या है? इट इज अ माउंटेन ऑफ फ्रांस। It is most well-defined rift valley between Vosges, mountain of France, and Black Forest
एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी, एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी। सो इसके दोनों साइड पे ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं? माउंट ब्लैक फॉरेस्ट और माउंट वॉस्कस, और उनके बीचों बीच रिफ्ट वैली जो है आपकी राइन नदी जो उसके बीच में से बहते हुए जाती है। सो दिस इज राइन रिफ्ट वैली, वेल डिफाइंड रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड, फ्लोज बिटवीन वॉस्कस माउंटेन ऑफ फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर द रिफ्ट वैली। कौन सा है ये रिफ्ट वैली का? दो छोटे बाद में। अब देखिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी। सो इसमें लिखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे लंबी जो रिफ्ट वैली है दैट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड, पासिंग थ्रू सीरिया, डेड सी, रेड सी, रेड सी है इसमें, सीरिया, डेड सी, रेड सी, पासिंग थ्रू सीरिया, डेड सी, रेड सी, सीरिया, डेड सी, रेड सी, लेक त्यानगनिका, लेक त्यानगनिका, लेक त्यानगनिका, ब्रैकेट में लिखिए लेक त्यानगनिका के लिए सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक त्यानगनिका, इट इज द सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। पहली कौन सी है? लिखवाया है आपको, इट इज द सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। सो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहां से स्टार्ट होती है? सीरिया, डेड सी, लेक त्यानगनिका, दैट इज द सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, कॉमा लेक नयासा, लेक एंड लेक नयासा। सो इन एरिया से आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो गुजरती है। सो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड एंड it flows through Syria, Dead Sea, Red Sea, Lake Tanganyika and Lake Nyasa। सबसे जो डूंगी जिसे कहते हैं डीप आपकी जो लेक है वो है लेक वाइकाल, मैंने आपको लिखवाया है, ऑनलाइन वालों ने भी रिस्पॉन्स, रशिया में। तो ये लेक वाइकाल है फर्स्ट पे। लेक वाइकाल, ठीक है, एंड नयासा। अब लिखिए लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका दैट इज लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका दैट इज लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया डू नॉट पास थ्रू, लेक विक्टोरिया डू नॉट पास थ्रू this rift valley, the largest lake of Africa that is Lake Victoria do not pass through this rift valley। कौन सी rift valley? East African rift valley। समझ गए? डायग्राम बनाना है अभी, फिर आपका थर्ड एग्जांपल था, राइट?
ये कौन सा पार्ट है? सोच लो अजय भी। अच्छा, लाइन तो दूसरी लाइन से बात है कलर से। यार सारा इकट्ठा हो गया। तो ये लेक्स आती है इसकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। ठीक है, ये जो आपकी दूसरी लाइन है, दिस वन, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि रिफ्ट वैली इस तरह से बनी हुई है। सो इसमें लेक विक्टोरिया इंक्लूडेड नहीं है, लेक एडवर्ड है, एल्बर्ट है, तंगानिका है, लेक न्यासा है। तो सारी की सारी लेक इसके पार्ट हैं। डेड सी और सीरिया यहाँ से भी ये गुजरते हुए आती है। ठीक है, क्या बातें चल रही है आपकी? डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड दूसरा कंट्री बताइए, इजराइल एंड जॉर्डन। अच्छा, आपको नहीं कराया था मैंने, इजराइल एंड जॉर्डन। इट इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड, ओ यार, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। और सबसे ज्यादा जो सेलाइन सी है दैट इज ऑल्सो डेड सी। कोई भी मरीन एनिमल या प्लांट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ओनली सेलाइन वाटर। एक और रिवर, जो ये जॉर्डन नदी जो है ये डेड सी में ही अपना पानी डालती है। सो एक और पॉइंट यहां से है, जॉर्डन रिवर ड्रेन्स इनटू डेड सी। तो इसका पानी डेड सी में ही जाता है। सो इट फ्लोज इनटू डेड सी, रिवर जॉर्डन। एक और है लेक जिसका नाम है, ये मैंने बताया आपको कि सबसे सेलाइन जो सी है दैट इज डेड सी, बट सबसे सेलाइन जो लेक है दैट इज लेक वैनगोलू। लेक वैनगोलू इज हैविंग हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में अगर सबसे ज्यादा जो सेलाइन लेक है, खारे पानी की झील है, तो दैट इज लेक वैनगोलू। लेक वैनगोलू, राइट। ये टर्की में, इट इज इन टर्की, नॉट टर्की बट इज इन टर्की। स्पेलिंग चेंज कर दी उन्होंने अपने कंट्री की। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई इशू? लेट्स सी जॉर्डन इजराइल, बिल्कुल जॉर्डन इजराइल के बीच में ये आपका डेड सी। हाँ जी, डेंस इसलिए क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा है ना, सैलिनिटी बहुत ज्यादा, इसलिए इसमें डूब नहीं सकते कभी भी। अब बताओ, ये रेड सी है साथ में, बिल्कुल रेड सी है ये।
उसके आगे जाके जो यहाँ पे एक और अगर चीज देखी जाए तो यहाँ पे फिर से आता है एक सी, दैट इज गल्फ, जिसे कहते हैं गल्फ ऑफ या फिर मिडल ईस्ट, सिंपल मिडल ईस्ट या फिर गल्फ, अरेबियन गल्फ जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया। सो डेड सी इस पूरे एरिया से गुजरता है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। अब लिखिए एक फैक्ट, एशियन कंट्रीज विच टचेस, एक मिनट, एशियन कंट्रीज which touches the Mediterranean Sea, which touches the Mediterranean Sea, ऐसी एशियाई देश जो कि भूमध्य महासागर को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आएगा टर्की, उसके बाद सीरिया, लेबनान एंड इजराइल। टर्की, लेबनान, Syria and Israel. So these are the four countries which touches the, Asian countries which touches the Mediterranean Sea. Turkey, Lebanon, Syria and Israel. ये आपके इसमें भी है अवेलेबल शायद पीडीएफ में। लेक न्यासा, लार्जेस्ट लेक ऑफ, अब इसमें फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, एक मिनट देखने दो। लेक न्यासा, एक मिनट मेरे को चेक कर लेगा उसमें। एरिया के हिसाब से न्यासा बड़ा हो सकता है, विक्टोरिया बड़ी है। विक्टोरिया आएगा इसमें, वही देख रहे, दिस इज रॉन्ग, सिंपल न्यासा में लिखिएगा इसमें, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट वन। Rhine Rift Valley, Vosges, Black Forest, Lake Baikal, deepest lake of the world, largest freshwater lake by volume। ये भी लिखवाया है आपको कि लेक बाइकाल जो है सबसे डीपेस्ट भी है, सबसे गहरी भी है, बस वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक वल्कश जो है ये तजाकिस्तान में। अभी एक और एग्जाम्पल लिखिए आप, एग्जाम्पल 3 या 4 है, 4 है, एग्जाम्पल 4 लिखिए। लेक बाइकाल, ये आपका एग्जाम्पल है, लेक बाइकाल, लेक बाइकाल, इसमें लिखिए डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। हाँ जी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ ही कहेंगे इसको। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। लास्ट एग्जांपल है आपका लेक वल्कश, इट इज इन तजाकिस्तान। ये भी एक टाइप से आपकी रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। लेक वल्कश तजाकिस्तान आएगा इसमें कि कजाकिस्तान आएगा? एक मिनट, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, इसलिए पीडीएफ में आपको नहीं दे रहा हूँ, फिर आप मुझे कहेंगे क्या किया है इसमें। लेक वल्कश कजाकिस्तान में है, वल्कश, कजाकिस्तान में, नॉट इन तजाकिस्तान। ये भी चेंज करिए इसको यहां से, इट इज कजाकिस्तान, इट इज इन कजाकिस्तान। कहाँ तजाकिस्तान, कहाँ कजाकिस्तान, मिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न।
क्वेश्चन लिखिए, a region in India has origin of a region in India has origin of two different drainage system. A region in India has origin of two different drainage systems. Full stop. One flowing towards Arabian Sea, one flowing towards Arabian Sea, and other towards Bay of Bengal. Bay of Bengal कौन सा है? भारत का एक ऐसा क्षेत्र जहां से दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन होता है। एक जो है वो अरेबियन सी की तरफ बहता है, दूसरा जो है वो फ्लो करता है टुवर्ड्स बंगाल की खाड़ी। एक अरब सागर की ओर गिरता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ। दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे सकता, पता ही लग जाएगा फिर आंसर का। जी स्लोप नहीं, स्लोप वाला पॉइंट नहीं है, मतलब एक ही जगह से दोनों का ओरिजिन है। एक चला जाता है नर्मदा बोल दिया मैंने। एक है नर्मदा, दूसरा है अमरकंटक से। जैसे अमरकंटक पहाड़ी है, इसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आंसर ही बता दिया मैंने। बताओ फ्लो में दिस इज रेडियल ड्रेनेज सिस्टम या पैटर्न। यहां से एक नदी निकलती है, वो जाती है अरेबियन सी की तरफ, जिसको बोलते हैं नर्मदा, और दूसरी जो है वो जाती है कहां पे? बे ऑफ बंगाल की तरफ। और वो कौन सी है? रिवर सोन एंड नर्मदा, दे बोथ originates from अमरकंटक और अलग अलग जाती है। ये कहाँ जाएगा? अरब सागर में गिरेगा। दिस इज अरेबियन सी, तो अरेबियन सी की तरफ जाता है। और दूसरा वो जाता है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ। अलग अलग जाती है। एक का डायरेक्शन, हाँ जी, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न जो है ना आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब इनका डायरेक्शन यहाँ से, एक जो है वो वेस्टर्न साइड पे जा रही है, एक ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि स्लोप ही ऐसा है इसका, कोई स्लोप ही है। बट मैंने जगह पूछी थी, जगह कि कौन सी जगह से निकलती है और कहाँ जाती है। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न लेटर ऑन पढ़ेंगे आप, तो वहां पे आएगा इसका मेंशन। बता ही दिया मैंने, क्या करें अब मुझे बताइए, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? मतलब सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गंगा। जमुना नहीं, गंगा। नर्मदा किसी की भी नहीं है, ये अकेली बहती है। सोन नदी जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट जॉइंस गंगा एट पटना। तो ये पटना में जाकर गंगा नदी से मिलती है। सो इट इज एक मिनट, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा मीट्स गंगा या फिर रिवर गंगा एट पटना। तो जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहां पे आएगा कि कुछ एक लेफ्ट साइड की रिवर्स है, या फिर जिसे कहते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, कुछ एक राइट ट्रिब्यूटरीज है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्केनिज्म। ये आपके रिफ्ट वैली इन इंडिया, यही क्वेश्चन था वो। रीजन इन इंडिया हैज origin of two different drainage system, one flowing in Arabian Sea and another towards the Bay of Bengal. That is Amarkantak Plateau, Narmada and Son. While Narmada and Tapi entirely flows through Rift Valley, Son and Damodar in their initial path only flows through Rift Valley. ये कह रहे हैं कि नर्मदा और तापी अपने पूरे
रास्ता जो है ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, बट सोन और दामोदर जो स्टार्टिंग में रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है एंड देन ये ट्रिब्यूटरीज बन जाती है अदर नदियों की। अरल सी जो है इट इज ड्राइंग टू फास्ट, इसे ये जो अरल सी है ये श्रिंक कर रहा है, और मेन कारण क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। तो यहाँ से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर और बहुत सारी और भी फैक्टर्स जिसकी वजह से जो अरल सी है ये सूखता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। अमू दरिया एंड सीर दरिया है, ये कजाकिस्तान के जो दरिया हैं ये अरल सी में जाकर बहते हैं। Dead Sea is located between Israel and Jordan, having second highest salinity level. River Jordan drains into Dead Sea. 4 Asian countries, Turkey, Lebanon, Israel, Syria, all touches Mediterranean Sea. ये है आपका गाजा स्ट्रिप, बहुत फेमस है। तो वेस्ट बैंक की जी कहाँ पे? डेड सी के साथ वाला पार्ट है ये वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का, हाँ, पश्चिमी टाइप, मतलब पश्चिमी छोर, है ना। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म, वोल्केनिसिटी, बड़े नाम होते हैं इसके। पिक्चर तक जाते हैं, क्या होता है वोल्केनो। छुट्टी कर देनी है, 1 बजे आ जाता। नहीं, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड अभी आएगा। ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो, है ना, ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा होता है ज्वालामुखी। दिस इज सिंडर कोन, ऐसा ज्वालामुखी होता है, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ ही है एक, राइट। पिक्चर दिखा के टाइम वेस्ट करते हैं अब। अब पढ़ना नहीं चाहते, आगे पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत पढ़ना चाहते हैं। सो मैग्मा यहाँ से राइज करेगा एंड देन ऊपर जाके इरप्शन कॉलम से बाहर निकलेगा। कुछ एक इसमें से पत्थर निकलेंगे, कुछ एक गैसेस निकलेंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये कुछ एक धुआं बाहर की तरफ आ रहा है। डेब्रिस मतलब एक टाइप से मलबे का एवलांच आ रहा है। फ्यूमा रोल्स हैं, कुछ एक गैसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हीट के साथ बाहर निकल रही हैं। सो ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोजिट कॉन्स हैं, इनके बारे में। फिर अगेन आपका रिंग ऑफ फायर आ जाता है, जो आपने पढ़ा था पहले प्लेट टेक्टोनिक में। माउंट शास्ता जो है आपका लास्ट ईयर मार्च 2024 के करंट अफेयर में था, सो इम्पोर्टेंट है। ये दिस पैरासाइटिक। तो शील्ड वोल्केनो है। अब ये क्रेटर लेक है, क्रेटर के बीच में जब पानी भर गया है तो ये क्रेटर लेक इसे कहते हैं। पर ये है कौन सी? ज्वालामुखी से बनी हुई लेक, क्योंकि खड्डा बन गया, उसमें पानी भर गया एंड देन पानी के बाद फिर ये लेक कहलाती है, दैट इज क्रेटर लेक। ये है वोल्केनो का स्ट्रक्चर। इसमें गैसेज होती हैं, ऐश होता है, मतलब धुआं होता है। क्रेटर, बॉम्ब बेंट, लावा, कॉन्स, साइड क्रेटर। फिर ये आपके कुछ एक जो शील्ड वोल्केनोज है वो आगे चलकर प्लेटोज बनाते हैं, तो उन प्लेटोज के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। अब आप प्रॉपर्ली बाहर ना निकल पाए, ट्रैप हो जाती है हीट, तो वो हीट जो ट्रैप होती है ऊपर के जो वाटर बॉडी होती है उसको हीट कर देती है। कभी ये हॉट स्प्रिंग बना देता है, मतलब एक गर्म पानी का चश्मा बना देता है, या फिर कभी ये बहुत ज्यादा हीट के साथ बाहर निकलता है तो ये पानी को उतना ज्यादा हीट कर देता है कि वेपर की फॉर्म में, या फिर सिंपल इसे कहते हैं आप भाप की फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसको फ्यूमा रोल या गीजर कहते हैं। सो ऐसे होता है। इसको बोलते हैं आपका गीजर, जहाँ पे पानी नहीं निकल रहा है बट भाप निकल रहा है पूरा का पूरा, राइट। वेपर्स निकल रहे हैं, हॉट वाटर के वेपर। और नियर बाय क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा इसमें वोल्केनिक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड कलर जो दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू फेरस ऑक्साइड। फिर रिंग ऑफ फायर आ रहा है आपका, सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें मल्टीपल आपने ट्रेंचेस वगैरह देखी थी। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन, 65 नंबर पेज। अभी आप सिर्फ वोल्केनो के बारे में लिखिए, होता क्या है और वोल्केनो के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वोल्केनिज्म देखिए, अब बहुत टाइम है, इतनी जल्दी नहीं मैं खत्म कर सकता। आप अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं वोल्केनो के वो देख लीजिए। मैग्मा कितने प्रकार का होता है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हम लेटर ऑन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो
डीप स्टडी है उसमें, ठीक है। वोल्केनिज्म, तो हेडिंग डालिए वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिज्म। सो वोल्केनो के या वोल्केनिज्म के, वोल्केनिज्म या वोल्केनिसिटी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, पर है कि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया है, राइट। सो इसमें आपने ये देखना है कि वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब वोल्केनो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब वोल्केनिक इरप्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइलेंट वोल्केनो, एक होता है एक होता है साइलेंट वोल्केनो, एक होता है वायलेंट वोल्केनो, राइट। और उसके साथ साथ में कौन कौन सी चीजें बनती है? आपका जो वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या फिर जो आपका साइलेंट वोल्केनिक होता है जिसे फिशर वोल्केनो कहते हैं, उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फिर वोल्केनो इरप्ट कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म, और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं। तो यही आपका वोल्केनिज्म का पार्ट है। आपने अभी वोल्केनिज्म की या वोल्केनिसिटी की डेफिनेशन लिखी है, इसका डेफिनेशन लिखिए आप। इसमें लिखिए a volcano is a vent or an opening. A volcano is a vent or an opening. So volcano is an vent or an opening on the surface of the earth, on the surface of the earth through which, on the surface of the earth through which molten rock material is thrown out, through which molten rock material is thrown out. Molten rock material is thrown out. तो सिंपल कह रहे हैं कि जो आपका वोल्केनो है, वोल्केनिज्म जो है, एक ऐसी वेंट है, ये ओपनिंग है जहां से सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो मैग्मा या लावा जिसे आप कहते हैं, वो मटेरियल, रॉक मटेरियल जो है, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर बाहर फेंका जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पीछे एक पिक्चर भी देखा उसमें। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन वोल्केनो, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, दिस पार्ट इज द वेंट ऑफ द वोल्केनो। तो यहीं से पूरा का पूरा मटेरियल बाहर की तरफ को निकलेगा, चाहे वो गैसेस की फॉर्म में बाहर आए, चाहे वो लिक्विड मटेरियल की फॉर्म में बाहर आए। तो उसी को आप कहते हैं दिस इज वोल्केनो इज द वेंट और एन ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू व्हिच मोल्टन रॉक मटेरियल, यहाँ से मोल्टन मटेरियल जितना भी है आपका मैग्मा लावा बाहर की तरफ को आता है, चाहे वो गैसेस की फॉर्म में निकले, पेबल्स की फॉर्म में निकले, बड़ी चट्टानों की फॉर्म में निकले, या फिर आग की फॉर्म में निकले, उसे आप कहेंगे वोल्केनिज्म, या फिर जिसे आप कहेंगे ज्वालामुखी गतिविधि। नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद, बट द एंटायर प्रोसेस विच इंक्लूड्स, but the entire process which includes melting of rock due to melting of rocks due to high heat in the interior of the earth, but the entire process includes melting of rocks due to high heat in the interior of the earth, comma, rising of convectional current, rising of convectional current
comma, explosion in the form of volcano, explosion in the form of volcano and solidification of magma or lava. Solidification of magma or lava give rise to intrusive and extrusive landforms respectively, which is collectively known as volcanism, or volcanism. पहले इन्होंने कहा कि वोल्केनो और वोल्केनिज्म में फर्क क्या है। वोल्केनो का सिंपल मीनिंग है, वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है, ये एक ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सिंपल पृथ्वी की सतह के ऊपर या पृथ्वी की सरफेस के ऊपर एक वेंट या ओपनिंग जिसके थ्रू जो आपका मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर निकलता है उसको सिंपल वोल्केनो कहते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। बट पूरी की पूरी प्रोसेस जहां पे आपका मैग्मा पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू हाई हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पहली बात वो, उसको आप वोल्केनिज्म का पार्ट बोलेंगे। फिर उस मैग्मा या लावा का बाहर निकलना, क्यों? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट उसको ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। फिर मैग्मा और लावा जब बाहर आ जा रहा है, उसका सॉलिडिफाई होने के बाद उसका मैग्मा से लावा बनना, उसके बाद दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनाना, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब वोल्केनो के अंदर का पार्ट और वोल्केनो के बाहर का पार्ट, इन दोनों को जब आप कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, तो उसको वोल्केनिज्म, इस प्रोसेस को वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिज्म का नाम दिया जाता है। तो ज्वालामुखी सिंपल एक बात है, ओपनिंग है सरफेस ऑफ द अर्थ पे जहां से मेल्टिंग ऑफ लावा, जिसमें से लावा बाहर निकलता है या मैग्मा बाहर निकलता है। बट वोल्केनिज्म जो है एक पूरी प्रोसेस है, जहां पे पहले आपका जो इंटरनल मटेरियल है अर्थ के नीचे वो पिघलेगा, क्योंकि अर्थ के नीचे हीट है। फिर कन्वेक्शन करंट जो है मैग्मा या लावा को, मटेरियल को बाहर लेके आएंगे। जब वो मटेरियल बाहर हाई एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलेगा और वापस आके यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनेंगे, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनेंगे, उनको हम कहते हैं वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिज्म। लास्ट लाइन लिखिए इसमें, thus volcanism includes endogenetic and exogenetic processes. Thus volcanism includes endogenetic and exogenetic processes. तो वोल्केनिज्म में दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो एंडोजेनेटिक है चाहे एक्सोजेनेटिक है, चाहे इंटरनल एक्टिविटीज है चाहे एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, दोनों ही इसमें अकर होती है। और ठीक है, बढ़िया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू? मधु, लवप्रीत, परमीत, संजना, दीपांशु, प्रभजोत, हरमनप्रीत, धनप्रिया, रितु, दर्शना, अशरामपल, उत्तमजीत कौर, चेतना, कुलवीर, हरमनप्रीत, सुखवराज, राजप्रीत। कोई इशू तो आप बता सकते हैं, ठीक है? थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ, है ना? नींद आ रही है, नींद। अभी तो आपने खाना नहीं खाया, मैं तो खाना भी खा चुका हूँ, मेरे को तो नहीं नींद आ रही। अभी वो देखो मेरे एक पुराने क्लासमेट आए हैं, क्लासमेट ही समझ लो, जो क्लास लगाते थे हमारे साथ, है ना? क्लासमेट इन द सेंस मेरा ही स्टूडेंट है। इनको पूछो, वहाँ पे 3 क्लासें होती है और तीसरी क्लास तो ऐसी होती है जिसमें आधी जनता सो रही होती है, 2 बजे से 3 बजे तक ब्रेक हो जाता है ना?
और खाना खा के आते हैं, तो आधी जनता तो ऐसे होती है, आंखें उनकी बिल्कुल, पर फिर भी क्लास लगाते हैं, ऐसा नहीं, एक्टिव रहते हैं वो। फिर तो बिना भूख के, बिना खाए आप इतने एक्टिव हो, ऐसे मत करो, मुझे भी नींद आ जाएगी आपको देख के, और मैं ये चाहता नहीं। हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धो लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट में दे देता हूँ, अभी बढ़ाना है मैंने। नेक्स्ट इज, देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव लगते हैं मेरे को, बिल्कुल साथ के साथ आंसर देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, consequence of volcanic eruptions। वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे कौन कौन से मटीरियल बाहर निकलते हैं। अद कितनी पई है तो तुसी, रात को मैं कह रहा था आप सबको कि सो जाओ टाइम से, तब बातें चल रही थी आपकी 1:30 बजे तक, है ना। मैं कह रहा था चुप करके सो जाओ, बातें कर रहे थे तब, और मैंने बोला था मैं कि अभी मेरे को सोने नहीं दे रहे हो, क्लास में मैंने सोने दूंगा। आज तो मैं 2 बजे तक क्लास लगाऊं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, पहला है वाटर वेपर एंड गैसेस। वाटर वेपर एंड गैसेस, वाटर वेपर एंड गैसेस। दूसरा है मैग्मा एंड लावा। मैग्मा एंड लावा। सबसे पहले वाटर वेपर बहुत बड़ा पार्ट है, फिर आपके पास गैसेस हैं, मैग्मा एंड लावा, लास्ट है आपके पास पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल और ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स। ब्रोकन रॉक fragments. So these are the major constituents of volcanic eruption. So सबसे बड़ा पार्ट है आपका volcanic eruption का, constituents का, that is water vapor and gases, magma and lava, pyroclastic material, that is broken rock fragments. So these are the major parts of the volcanic eruption. So सबसे पहले है water vapor, तो heading डालेंगे water vapor की। water vapor पहला हेडिंग डालिए। या फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा यहीं बैठ के, 2 ऑप्शन है आपके पास। टेस्ट देना है या पढ़ के आए हो, टेस्ट देना है? नहीं एमसीक्यू नहीं होगा, उसमें मेंस के क्वेश्चन भी हैं। तो बताओ थोड़ा लोग है ना। अब मेजोरिटी पूछते हैं कितने लोगों को क्लास लगानी है, सबको लगानी है, देखो सबको लगानी है। तो नेक्स्ट देखिए वाटर वेपर एंड गैसेस, हेडिंग डालिए वाटर वेपर एंड गैसेस। इसमें लिखिए वाटर वेपर एंड गैसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Water vapor and gases are the most important constituents. Most important constituents. Most important constituents, and they account for around. And they account for around 60%. They account for around 60%, that is 60% of material, 60% of material erupted during 60% of material erupted during volcanic activity.
इरप्टेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे वॉल्केनिक इरप्शन में जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज वाटर वेपर एंड गैसेस। लगभग ये पूरे के पूरे जितने भी सेडिमेंट्स, जितना भी मटेरियल बाहर निकलता है, उस मटेरियल का 60% भाग जो है वो सिर्फ वाटर वेपर और गैसेस का होता है, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान बाहर निकलता है। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वाटर वेपर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। Water vapor comes out in the form of superheated steam. Water vapor comes out in the form of superheated steam. And the most important gases are sulfur dioxide, nitrous oxide, carbon monoxide. And the most important gases are sulfur dioxide, carbon dioxide भी आएगा, carbon dioxide, nitrous oxide, carbon monoxide, CO, and methane. So these are the major gases जो कि volcanic activity से निकलती हैं बाहर. So methane, carbon monoxide मतलब single molecule of carbon, ऑक्सीजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 आपको पता ही, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर दी मेजर गैसेज जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान बाहर निकलती है, मतलब वाटर वेपर एंड गैसेस की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज अकाउंट फॉर around 60% of material erupted during, ये लिखा है, erupted during volcanic activities and the major gases यहाँ पे लिख रखी है, जो भी मेजर गैसेज इसमें इरप्ट होती हैं, दैट इज मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द मेजर गैसेस। नेक्स्ट लिखिए मैग्मा एंड लावा। सेकंड जो मेन पार्ट है दैट इज मैग्मा एंड लावा। लिखो थोड़ा ही है ये पार्ट, हो जाएगा कंप्लीट। अरे बहुत परेशान हो रखे हैं। नेक्स्ट है मैग्मा एंड लावा। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। सो यहाँ पे आप लिखिए एसिडिक एंड बेसिक मैग्मा या लावा। एसिडिक मैग्मा, बेसिक मैग्मा। इसका डिस्टिंक्शन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो बीचों बीच एक लाइन लगानी पड़ेगी। इसमें लिखिए एसिडिक में लिखिए, एसिडिक में देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका एंड लेस आयरन। सो सिंपल, फर्स्ट पॉइंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका एंड लेसर आयरन। तो इसमें सिलिका की जो कंसंट्रेशन है दैट इज हायर एंड लेसर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। उल्टा होगा नेक्स्ट में, हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, यहां पे अगर सिलिका है मींस इट इज लाइटर इन कलर। सो सेकेंड आएगा इट इज लाइटर इन कलर। दूसरा इट इज डार्कर इन कलर। तो इसका गहरा रंग होता है, इसका हल्का रंग होता है। डिफरेंशिएट करने को आता है।
नेक्स्ट है इसके साथ में डार्क करके साथ लिखिए हॉटेस्ट ऑफ ऑल दी, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है ज्यादा, इट इज हॉटेस्ट। थर्ड में लिखिए, अब थर्ड में आएगा आपका इट इज हाईली थिक, मीन्स विस्कस, विस्कोसिटी ज्यादा है। इट इज हाईली थिक मीन्स विस्कोसिटी इज हायर, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है। दूसरा, फ्लूइडिक इन नेचर, इजिली फ्लो करता है, सो इट इज फ्लूइडिक इन नेचर, जिसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी कम है, मतलब फ्लो ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम है। सो इट इज फ्लूइडिक इन नेचर, दिस इज हाईली थिक, सॉरी हाईली थिक आएगा, थिकली लिख दिया, इट इज हाईली थिक। फोर्थ पॉइंट, वो हाईली, दिस इज हाईली थिक, तो ये लंबे दूरी नहीं कर सकता तय, वो लंबी दूरी तय कर सकता है। फ्लूइडिक का मतलब इजीली फ्लो कर सकता है। विस्कोसिटी का मतलब है कि कोई लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, विस्कस का मतलब है कि कितना कम फ्लो कर सकता है, मींस कितना ज्यादा थिक है। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, they are generally associated with violent eruptions, associated with violent eruptions, associated with violent eruptions and elevated landforms, and elevated landforms, and elevated landforms. Example, mountains, तो इससे माउंटेन्स बनते हैं। So ये elevated landform बनाते हैं, associated with violent eruptions and elevated landforms। दूसरी साइड क्या होगा, associated with fissure eruptions, associated with fissure eruptions, fissure eruptions and elevated आएगा, क्या आएगा इसमें, associated with fissure eruptions and volcanic plateaus and plains, volcanic plateaus and plains। तो ज्यादातर वॉल्केनिक, यहाँ पे माउंटेन्स बना रहे हैं, यहाँ पे ये पठार बनाएंगे, प्लेटोज बनाएंगे और प्लेन्स बनाएंगे, राइट। लास्ट, दीज आर मेड अप ऑफ, किससे बनेंगे ये, दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ पे मेन जो है दैट इज ग्रेनाइट रॉक्स, और यहाँ पे क्या है, बासाल्ट। तो इसको अपने ऐसे ही कैपिटल में लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे, एक बासाल्ट है, एक ग्रेनाइट है। लास्ट पॉइंट है, छोटा ही पॉइंट है, इसको कंप्लीट करिए, फिर छुट्टी करिए, छुट्टी। 1:40 हुए हैं अभी। नेक्स्ट लिखिए, पायरोक्लास्टिक मटेरियल और पायरोक्लास्टिक मटेरियल, दैट इज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स। पायरोक्लास्टिक मटेरियल और ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स। इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या आएगा, इसमें लिखिए, दीज आर द मटेरियल्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग इरप्शन। दीज आर द मटेरियल्स that are thrown out during eruption। तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी जब भी इरप्ट होता है तो उस समय ये मटेरियल बाहर फेंके जाते हैं।
फर्स्ट इज वॉल्केनिक ऐश, दैट इज ज्वालामुखी राख यहाँ पे बाहर की तरफ फेंकी जाती है, दैट इज वॉल्केनिक ऐश। नेक्स्ट है वॉल्केनिक डस्ट, वॉल्केनिक डस्ट दैट इज ज्वालामुखी धूल यहाँ पे बाहर की तरफ आती है, मूवमेंट करती है। थर्ड वॉल्केनिक बॉम्ब्स, जैसे आप पेबल्स कहेंगे, वॉल्केनिक बॉम्ब्स मतलब ये पत्थर जब हवा में उछलते हैं तो ये बॉम्ब की तरह अटैक करते हैं, दैट इज वॉल्केनिक बॉम्ब्स, दैट इज पेबल्स। पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर। लास्ट है लार्ज स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स। सो दीज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक एक्टिविटी, और ये सारे के सारे पोल्यूशन ही कॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे दैट इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जिसमें से वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दो प्रकार की, एक है इंट्रूसिव एक है एक्सट्रूसिव, कि वॉल्केनो के इंटरनल पार्ट में क्या होता है, वॉल्केनो के एक्सटर्नल पार्ट पे क्या होता है। सो वो लैंडफॉर्म्स हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। मैग्मा और लावा में डिफरेंस ये है कि मैग्मा जब वॉल्केनो के अंदर होता है मोल्टन मटेरियल तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको लावा कहते हैं।